अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसान। 3 टॉपिक्स बहुत अहम, उनके ऊपर गुफ्तगू होगी आज। और एक तो सबसे जो कंसर्निंग इशू है वो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। उसके ऊपर बड़ी जनाब लहदे हो रही है कि उसकी ऑटोनॉमी होनी चाहिए, और आपको पता ही है कि फिर ऑर्डिनेंस वगैरह का मामला हुआ। और स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी से क्या मुराद है? क्यों ये चाहते हैं कि स्टेट बैंक ऑटोनमस हो? क्या काम है जो रुके हुए हैं स्टेट बैंक की ना ऑटोनॉमी होने की वजह से? ठीक है जी। अच्छा, दूसरा जो चीज़ है वो नैब का इशू है। नैब आपको पता है कि उसने किस तरह कैपिचुलेट किया है। अब ये कैपिचुलेशन है या बड़ी कोई प्लानिंग है, और थ्वॉट किया गया है किसी बहुत बड़े प्लान को जो कि किया जा रहा था, उसके वाले से। और फिर हम बात करेंगे आखिर में जाके सिंध में कुत्तों का राज, वो क्यों हो रहा है इतना, वो क्या मसला क्या चल रहा है। इन तमाम उमूर का हम जायजा लेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब फ्रॉम लंदन, लंदन पोस्ट के रुए रवा हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम और आपके तमाम देखने वालों को भी सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद। ये स्टेट बैंक का जो मसला हो रहा है, इसमें क्या मसाइल चल रहे हैं? वो कह रहे हैं जी कि स्टेट बैंक जो है, जो उसके गवर्नर्स हैं, मेम्बरान जो हैं, उनको तमाम को FIA नैब वो कोई नहीं बुला सकेगा। इसमें एक्ट में जो है तरमीम का मसौदा जारी हो गया है। बैंक जो है वो आज़ादाना काम करेगा। यहाँ तक कि वजारत ख़जाना से भी आज़ाद हो गया, उसको वजारत ख़जाना भी अब कोई डायरेक्शंस नहीं दे सकेगी। और मतलब है कि नोट छाप कर जो हुकूमत कह सकती थी कि आप नोट छापें या इस तरह करें, या मॉनेटरी पॉलिसी ख़त्म करके मॉनेटरी एंड फिस्कल कोऑर्डिनेशन बोर्ड कायम किया जाने का उन्होंने ऐलान किया है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये क्यों हो रही हैं? अचानक क्या ज़रूरत पड़ गई IMF को इतना प्रेशर डालने की कि जी स्टेट बैंक को आज़ाद किया जाए? देखिए, आपके सुनने वालों को मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि बैकग्राउंड इस चीज का क्या है। हम्म। हो ये है कि ये एक नियो कॉलोनियल स्ट्रेटजी है। पहले तो कॉलोनियलिज्म जब खत्म हुआ 19 सेंचुरी में, 60s 70s तक मुल्क आजाद होते रहे ब्रिटानिया से, फ्रांस से और पुर्तगाल और इन तमाम यूरोपियन ताकतों ने मुल्कों पे कब्जे किए हुए थे। अपना साम्राज्य निजाम इन्होंने बनाया हुआ था। फिर उन्होंने एक नई स्ट्रेटजी बनाई कि हम अपने किसी भी मुल्क के अंदर से अगर ब्यूरोक्रेसी है और फौज है और चंद करप्ट पॉलिटिशियंस अगर हमारे साथ मिल जाए तो हमें पूरे मुल्क पे कब्जा करने की फिजिकल ऑक्यूपेशन की जरूरत नहीं है। उसको उन्होंने पाकिस्तान में 2 दफा उन्होंने इसको अप्लाई किया। एक तो बल्कि 2 दफा नहीं, वो शुरू से उसको बार बार, अयूब खान भी जो था वो अंग्रेजों के मिलिट्री इंटेलिजेंस का मुखबर था और इसी वजह से उसने सिकंदर मिर्जा की पूरे जो दौर है उसमें उसकी नहीं, सिकंदर मिर्जा ने जब उसको हनी ट्रैप किया तो अयूब खान ने कोई एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर। और ये जो MM अहमद जो था वो अयूब खान का प्लानिंग का जो है वो इंचार्ज था। फिर वो भुट्टो के साथ भी चला गया। उसने, जैसे मैंने एक दो एक प्रोग्राम में बताया था, डॉन रिपोर्ट, न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जो करेंसी थी उसको उसने 130% डीवैल्यू कर दिया। और ये जो आज का जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, ये वही को 50-60 साल पहले की जो बीज उसने बोया था, और वो बीज जो है ना आज तक उसको काट रहे हैं। और वो उसकी, पाकिस्तान उससे रिकवर नहीं हो सका उस फिस्कल जो डायनामाइट उसने पाकिस्तान की इकोनॉमी में लगाया था। और ये वही बंदा है एम अहमद जिसको कायद आजम ने भेजा था कि तुम हम डिप्टी कमिश्नर अमृतसर का चार्ज ले लेना जब ब्रिटिश गोरा गवर्नर छोड़ के जाएगा। और गवर्नर, गोरे गवर्नर ने उसको, गोरे डिप्टी कमिश्नर ने मई 1947 में बता दिया था कि अमृतसर हिंदुस्तान के साथ शामिल होगा, पाकिस्तान के साथ नहीं जाएगा। क्योंकि अगर अमृतसर पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाता तो कश्मीर का मसला ही नहीं होना था, कश्मीर को रास्ते खत्म हो जाना था। रास्ता ही नहीं बना लेकिन था। ये बात उसने, ये बात जो है उसने अपने खुद कही है कि मैं कहीं से कोट नहीं कर रहा। ये MM अहमद ने इसको खुद नकल किया है एक अपने मैगजीन के अंदर जो है वो। तो बात करने का मकसद ये है कि ये जो वारदात डाल रहे हैं इस वक्त स्टेट बैंक के ऊपर, ये बड़ी बारीक वारदात है। और इसको कुछ लोग समझते हैं, जैसे डॉक्टर इशफाक हसन बात कर रहे थे, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब बात कर रहे थे, पाकिस्तान में ऐसे बोलने वाले लोग हैं। लेकिन उन बोलने वालों की कोई गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में गुंजाइश है गद्दारों की, जो दीन फरोश हों, जो मुल्क फरोश हों, जो जितना बड़ा गद्दार, जितना बड़ा करप्ट, जितना बड़ा वो
जलील किस्म के जो लोग होते हैं वो उनको ज्यादा एक्सेप्टेबल है वो, बिकॉज जनरल मुशर्रफ वो कहते हैं कि ये सिस्टम के आदमी हैं। बाकी जो लोग हैं इसके अलावा वो कहते हैं ये सिस्टम के आदमी नहीं है। अभी जो ये स्टेट बैंक को इकोनॉमी देने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी इकोनॉमी तो सीआईए के डायरेक्टर को भी हासिल नहीं है, जो पूरी दुनिया के अंदर जिनके ऑपरेशन, जो पूरी दुनिया में हुकूमतें बदलते हैं, पूरी दुनिया में उनका एक राज है, जिसको मारना चाहे वो असैसिनेशन कर सकते हैं। इतनी ताकत तो सीआईए के डायरेक्टर के पास नहीं है जितनी ये स्टेट बैंक के गवर्नर के लिए मांग रहे हैं। दूसरी बात, ये जो स्टेट बैंक का जो मौजूदा गवर्नर रजा बाकर जिसको लेके आए हैं, और ये हफीज शेख जो है, जैसे मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, ये बातनी नेटवर्क के लोग हैं। यानी रजा बाकर जो है, पूरी दुनिया में ये कोविड आने के बाद इंटरेस्ट रेट जो था वो पूरी दुनिया की मुल्कों ने उसको कम किया। बरतानिया में इस वक्त इंटरेस्ट रेट जो है वो 0.0% से 0.25% है, जबकि रजा बाकर को चाहिए था कि वो इंटरेस्ट रेट जो था उसको वो फौरी तौर पे कम कर देते, ताकि जो बोरोइंग है, जो मैन्युफैक्चरर है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के जो लोग हैं, वो अपना कारोबार कर सकते। लेकिन रजा बाकर ने ऐसा नहीं किया। उसने जो इंटरेस्ट रेट है उसको उसी पोजीशन पे रखा, जिसकी वजह से इकोनॉमी की जो मूवमेंट है वो स्लो डाउन हो। और अभी भी जो आईएमएफ वो कह रही है उसको, पाकिस्तान को, मैं एक एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं एक जर्नलिस्ट हूं, तो मेरा काम है कि मैं सिंप्लीफाई करके लोगों को समझाऊं कि बात क्या है। वो आईएमएफ कह रही है कि आप ऐसे मेजर्स लें जिससे इकोनॉमी स्लो डाउन हो। जब इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी तो आप टैक्स कैसे इकट्ठा करेंगे? एक तरफ आईएमएफ कह रहा है कि पाकिस्तान टैक्स इकट्ठा करे, दूसरी तरफ वो इकोनॉमी को स्लो डाउन कर रहे हैं। तो ये इस किस्म की जो सेबोटियर किस्म की सेबोटाज की पॉलिसी होती है, ये जिस मुल्क को उन्होंने इकोनॉमिक सेबोटाज पे करना होता है, वहां पे वो इस तरह अच्छा, की पॉलिसी। मैं आपको ना थोड़ा सा बताता हूँ कि एक तो ये है कि ऊपर से हम बात जो कर रहे हैं वो भी चल रही है, लेकिन साथ साथ जो आपको पता है कि वजारत खजाना ने एक तरमीमी एक्ट जो है 2021 का मुसवदा भी जारी कर दिया, और उसमें उन्होंने बेसिकली ये कह दिया है कि जनाब ये जो स्टेट बैंक की ऑपरेशनल और इंतजामी खुद मुख्तारी है, इसको बढ़ाना असल में मकसद है, और अब साथ साथ उसकी निगरानी जो है वो भी मसला बन जाएगी। देखें, जो मुसवदा इन्होंने दिया है उसमें डॉक्टर शायद ये कहा गया है कि नए नोट छापकर हुकूमत को कर्ज फ्राहम करने पर पाबंदी होगी। अब देखें ना, अगर हुकूमत को बेल आउट चाहिए है तो स्टेट बैंक बेल आउट नहीं देगा। इंडस्ट्रियल क्रेडिट वगैरह जो है, एक्सपोर्ट क्रेडिट जो है, हाउसिंग क्रेडिट है, कर्जों की तमाम जो दीगर स्कीमें हैं उनको खत्म कर दिया गया। तो मुझे ये बताएं कि ये स्टेट विद इन स्टेट नहीं बन जाएगा फिर? तो देखें, बात ये जो एक वॉइस रॉय क्रिएट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, मैं आपको अमेरिकन पॉलिसी बताता हूँ कि अमेरिका का जो सेंट्रल रिजर्व बैंक है, उसको जो लोग उसको रोथशाइल्ड दो लोग उसको चलाते हैं, जो डॉलर है इस वक्त, अगर अमेरिका एक कंपनी हो या अमेरिका एक बिजनेसमैन हो, तो अमेरिका को कोई 2 रुपए भी उधार ना दे, इस वक्त उसका जो फॉरेन डेट है या उसका इंटरनल डेट है, वो इतना ज्यादा जो है ना, वो हैवी उस पे है कि आप उसको यानी उसकी जो करेंसी है वो जीरो में चली गई। और आप ये जैसे नोट करते होंगे इसको कि जो डॉलर छापने पे उसके अमेरिका को जो एक डॉलर जब आप खरीदते हैं तो अमेरिका को उसका 2.5% मिलता है, सिर्फ कागज छापने पे। देयर इज नो बैकअप विदाउट, यानी आप उस डॉलर की जो ट्रेड करते हैं, ऑयल खरीदते हैं, तो उस और डॉलर के ट्रेड करने में सिर्फ जो अमेरिका है वो उसका 2.5% लेता है, सिर्फ छापने में। तो जो स्टेट बैंक है उसका, जहां तक उसने नोट छापने की बात की कि टू काउंटर इन्फ्लेशन, जब मैं आपके प्रोग्राम में कह चुका हूं कि जो हाई डिनोमिनेशन के जो नोट है, जो 5,000 रुपए का जो उन्होंने नोट छापा, 1,000, जो 10,000 का भी छाप रहे थे ये लोग, ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से लोगों ने अरबों रुपया अपने बैगों में बंद करके, पानी की टंकियों में और सेफों में और संदूकों में और रजाइयों में छुपा के रखा हुआ है। तो जो स्टेट बैंक के थ्रू ये वो करना चाह रहे हैं कि आपकी जो इकोनॉमी भी उनके काबू में आ जाए, और कल को लागू को अगर जर्नैल भी आ गया काबू में, तो बेंट हो गया मुशर्रफ की तरह, जिस तरह मुशर्रफ बेंट हो गया था, तो फिर पूरे पाकिस्तान की ये जो आप न्यूक्लियर और ये जहाज उड़ाते ये फिरते तो हैं इसकी सारा बिल्कुल जीरो। नहीं, असल में आपने जो बात की है ना, अब असल जो टारगेट है वो ये है
ये जो है ना न्यूक्लियर, ये इनको जो है ना दोनों आंखों से वो भा नहीं रहा। अब देखें ना, इसकी रिमूवल का जो प्रोसेस है वो इतना मुश्किल कर दिया गया। ये जो ड्राफ्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसमें उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है 3 साल से बढ़ा के 5 साल कर दी गई है। अब जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग गवर्नर होगा, उसको आप रिमूव करने के लिए भी आपको पता है कि कितना मुश्किल प्रोसेस रखा गया है कि सदर जो है वो करेगा और फिर उसको जाके फिर वो अदालत जो है वो उसमें जाएगी, और पता नहीं क्या क्या मसाइल उसमें डाल दिए गए हैं। ये तो इम्पॉसिबल हो जाएगा कि इस तरह के बंदे को रिमूव करना। और ये जो रजा बाकर साहब है, मुझे लगता है ये तो मैं 1-2 टर्म्स मैं आराम से गुजार ये देंगे। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इकोनॉमिस्ट की कमी है कि उनको रजा बाकर को ला के ले जाना पड़ा। देखिए, दो पाकिस्तान में ना पैरेलल गवर्नमेंट चल रही, और बहुत सारे लोगों को बड़ी तकलीफ होती है जब मैं उनको एक्सपोज करता हूँ कि ये जो बातनी नेटवर्क है, इसके जो हैंडलर्स हैं, उन्होंने मीडिया, फाइनेंस, सिक्योरिटी, ये 3 उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके थ्रू वो सीपेक को कंट्रोल करना चाहते हैं, जिसके थ्रू वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को कंट्रोल करना चाहते हैं, न्यूक्लियर्स को कंट्रोल करना चाहते हैं। हमारे जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, जब आपके गले में ये उस तरह की माला आ गई है कि आप हर चीज पाकिस्तान में जो होती है उसके जिम्मेदार है, तो आपको इकोनॉमिक स्पिनऑच के ऊपर भी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट भी बनाना चाहिए, जो आपकी इकोनॉमी को देख सके कि ये कहाँ से एकदम हफीज शेख आता है, बैग उठा के इसको आप वो लगा देते हैं, फिर वो रजा बाकर आता है, आप उसको एकदम गवर्नर। पाकिस्तान में 22 करोड़ लोगों में कोई बंदा एक भी ऐसा नहीं है कि जिसको गवर्नर स्टेट बैंक लगाया जा सके। तो अब नहीं, ये एक इशरत एक और हुसैन है एक और नहीं नहीं एक और नोम चॉम्स्की भी तो आया हुआ है। वो भी तो देखें क्या क्या अभी तमाशा जी। करेगा, वो आप वो देखना वो ना। वो जिसकी मोहित यूसुफ की जिसकी आप बात कर रहे हाँ हैं, जो ये कह रहा था कि 2018 के इलेक्शंस जो है वो उसमें फ्रॉड हुआ है, और फौज का जो है वो पाकिस्तान की जी। पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर बड़ा रोल है। तो ऐसे ऐसे लोगों को जब आप प्लांट करते हैं, तो मेरी गुजारिश जनरल साहब से है, बाजवा साहब, आप रोज कहीं ना कहीं निकले होते हैं जवानों को मिलने के लिए, तो आप मेहरबानी करके जो जवान है ना, गरीबों के बच्चों की जिंदगी खतरे में मत डालें। वो रोज कुर्बानियां दे रहे हैं। कोई बलूचिस्तान में शहीद हो जाता है, कोई पंजाब में, कोई एलओसी पे, इन तमाम जगहों पे जो बेचारे सिपाही, लांस नाइक, कैप्टन, मेजर, कर्नल रैंक के जो लोग हैं, वो मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास के लोग हैं, वो बेचारे कुर्बानियां दे रहे हैं रोज। तो अगर आपने मुल्क सही तरीके से चलाना है तो चलाएं उसको, अगर नहीं चलाना तो आप जिनके हवाले कर दें, फिर लोग उसको खुद ही चला लेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा बीच में से। अब इसको आधा तितर आधा बटेरा आपने किया हुआ है। अगर आप वाकई कोई रोल प्ले करना चाहते हैं, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट वाकई सीरियस है पाकिस्तान के साथ, तो उनको ये, यानी जितने डॉलर मांगने के लिए आपको अरबों के दर बदर फिरना पड़ता है, उतने डॉलर तो आप कराची के सेठों से उनके गला दबा के निकलवा सकते हैं। मेरे से किसी साहब ने पूछा कि जी ये डॉलर का रेट जो बड़ा हाई हो रहा है तो इसका क्या हल है। मैंने कहा बड़ा आसान हल है। मैंने कहा आप 2 कराची के सेठों को फांसी दें ना सड़क पे खड़ा, डॉलर का रेट खुद ब खुद कम आ जाएगा। अब तक जितनी करप्शन हुई है, उसमें आपको कोई रियाज लाल जी मिलता है, कोई लवाई हुसैन लवाई मिलता है उसके अंदर, उसमें आपको कोई कनानियन कालिया मिलता है। ये कौन लोग हैं? ये कहाँ से आए हैं? ये कौन सी मखलूक है, ऐसी खास मखलूक है अल्लाह की, कि जिनको उस तमाम इकोनॉमी का पता है? ये बड़े जीनियस हैं। ये करप्ट तरीन लोग हैं। मैं पिछले 22 साल से इनको स्टडी कर रहा हूँ। यहाँ लंदन में भी मेरा कुछ इसी तरह के कैरेक्टर से वास्ता पड़ा। हम उनको बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई, हाँ, आपको अक्ल करनी चाहिए। अगर आपको कोई लोग अगर छितर नहीं मार रहे आपको, तो आपको डंडे नहीं पड़ रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग इग्नोरेंट है आपकी चीजों से, आपकी हरकतों से, क्योंकि आपकी हरकतें ऐसी हैं कि आपको सुबह शाम जूते पड़ने चाहिए। वो कनानियन कालिया जो था, जिस रात उन्होंने उसको मार देना था जेल के अंदर, तो हमें एक खबर लीक हुई, 2011 की बात कर रहा हूँ। उस रात इन्होंने, रहमान मलिक एंड कंपनी की, हमें किसी ने खबर दी कि इन लोगों ने इसको जेल में मार देना और खुदकशी पे लगा देनी। हमने खबर लगाई, उसकी जान बच गई। वही कनानियन कालिया कुछ साल के बाद उसने किसी बिल्डिंग की छत से छलांग मार के वो खुदकशी छलांग कर लगा ली। दी। ठीक है जी। उस केस की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, क्योंकि कनानियन कालिया वो बंदा था जो जरदारी एंड कंपनी और लोगों की मनी लॉन्ड्रिंग को ठीक। तो आप इतना बड़ा जो एक हवा क्रिएट कर रहे हैं, आप सेठों को बुलाएं, उनको उनसे कहें कि भाई तुम पैसे वापस करो जो तुमने चोरी के सब्सिडीज, और ये जो रजाक दाऊद बिठाया हुआ, और ये इशरत हुसैन 80 साल का बंदा हो गया, और ये हफीज शेख, इन दोनों की जिम्मेदारी थी कि ये जो ड्राफ्ट बिल जा रहा है स्टेट बैंक का,
इसकी हमने स्क्रूटनी करनी है, इसकी फर्स्ट रीडिंग होनी है, सेकंड रीडिंग होनी है। आपने 6 मिनट के अंदर वो बिल पास वहां से अप्रूव करके पार्लियामेंट में भेज दिया। तो सबसे पहले दिस तो इज इशरत हुसैन को निकालना चाहिए, उस जॉब से उसको सैक करना चाहिए इस बात पे। और ये जो हफीज शेख बैठाया हुआ है पाकिस्तान, हफीज शेख के बगैर भी चल रहा था और हफीज शेख के बाद भी चलता रहेगा। तो वो ये असल अगर में आपने डॉक्टर अगर शाहिद चलाना है, ये ना यकीन करें कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। मसला ये हो रहा है, और मुझे तो अब कोई शक भी नहीं रहा कि जो पहले हम लोग सोचा करते थे कि नहीं नहीं इस तरह की बात नहीं है, अब तो मुझे यकीन सा होता चला जा रहा है। अब देखिए ना, अजीब सी बातें चल रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे, अजीब बातें चल रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे, अजीब से इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, उनकी तरफ हम किसी और वक्त में आएंगे। लेकिन ये नैब का जो मसला बना है डॉक्टर साहब, ये क्या हुआ है मरियम के साथ? अचानक मामला क्या हुआ? कैपिचुलेशन हुई है या कुछ और कॉम्प्रोमाइज हुआ है, या कोई इन्होंने बड़ा एक जबरदस्त किस्म की चाल चली है नैब ने? देखिए नैब जो है ना वो एक मैं अब क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं उसके उसके लिए जो है वो, कि नैब की जो है ना, ने आज तक, आप, मैं अगर गलत हूं तो आप मुझे दुरुस्त करेक्ट कीजिएगा, नैब ने आज तक किसी सियासतदान से कोई 1 रुपया भी निकलवा के दिखाया है, कोई रिकवरी हुई हो? इनकी तमाम रिकवरियां छोटे छोटे बिजनेसमैनों से, कुछ छोटे छोटे ब्यूरोक्रेट से, उनसे इन्होंने डील करके उनसे पैसे निकलवा के, बल्कि ये तो इन्होंने करप्शन की एक लीगलाइज शक्ल इन्होंने अख्तियार कर ली, कि जो प्ली और यही बार्गेन वजह कर है, लेते और यही वजह हैं। डॉक्टर शाहिद कि चूंकि पॉलिटिशियन जो हैं वो आउट ऑफ बाउंड हो गए हुए हैं, तो हर जो क्रुक है, हर बंदा जो नौसरबाज है, वो पॉलिटिक्स में आ गया हुआ है। वो देखें, अब इन्होंने मरियम नवाज कौन औरत है यार? एक करप्ट औरत है, उसके खजा हुई है उसको। और दूसरी बात ये कि जो हमारी लाहौर हाई कोर्ट है, हमें पता चला कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के जो दामाद है वो जमात साहब उनकी तस्वीरें भी नून चल लीग रही के हैं, कोई वो टिकट होल्डर। एमएनए के भी उम्मीदवार वगैरह रहे हैं। तो पूरी की पूरी अदलिया, अब देखें जो वो होता है ना, पहले वकील कर लो तो अब जज कर लो, तो अब उन्होंने वकील भी उन्होंने आजम तारड़ को कर लिया है, और जज भी उनका अपना हो गया है। तो ये तो एक, नहीं, आप जज नहीं हो आप गया, इसको कोर्ट ही हो गया पूरे का पूरा। जज एक क्या बात आप इसको इस एंगल से देखें कि अगर आप नवाज शरीफ के लिए कुछ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप इंडिया के लिए, मोदी के लिए कर रहे हैं। अगर आप मरियम नवाज को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप रॉ को, इंडिया को सपोर्ट करें। एक चीज होती है जिसको हम, आप समझते हैं, उसको हम कहते हैं रेन मेकर, कि जब एक बंदा एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो अपने तमाम एसेट्स, तमाम नॉलेज को साथ लेके जाता है। तो अब अगर नवाज शरीफ अगर रॉ के लिए काम कर रहा है, रॉ के एजेंडे पे चल रहा है, और मरियम नवाज अपनी शादी ब्याह में मोदी को बुलाती है और उसे, उनसे प्यार मोहब्बत की पींगे चढ़ाती है उसके साथ, तो इसका मतलब है कि वो तमाम ब्यूरोक्रेट्स, वो तमाम पुलिस अफसर, वो तमाम सियासतदान जो मरियम के और शरीफों के कहने पे चल रहे हैं, वो असल में रॉ के एसेट्स हैं। चाहे उनको पता है या नहीं पता है, उसके अंग्रेजी का एक लफ्ज इस्तेमाल होता है अनविटिंगली। हो सकता है उनको ना पता हो, लेकिन हम बता रहे हैं कि वो लोग, नून लीग तो जैसे पहले कहा था कि टीटीपी और रॉ का एक पॉलिटिकल विंग बन चुकी है। मतलब जिस तरीके की वो कोर्ट्स कर रही हैं उनके साथ, ब्यूरोक्रेसी फूल, आज अदालत में नून लीग के लोगों का झगड़ा हो गया इस बात के ऊपर, और जज साहब ने, मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुआ लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, पुलिस जो थी वो हमजा शहबाज पे फूल निछावर करने के लिए लेके आती है। यानी वाह पंजाब वाह, पुलिस जो है वो क्या हमजा बात, शहबाज के लिए और शरीफों के लिए वो फूल फेंकने के लिए लेके, वाह तो वाह। जज साहब ने ये कहा कि जो पुलिस है, आपका काम इन मुजरमों के ऊपर फूल निछावर करना है। आहा, यानी आज जज क्या साहब बात। इतना गुस्से में आ गए कोर्ट के जो हेयरिंग हो रही थी उसमें, कि वो जो एफबीआर का नुमाइंदा वहां पे पेश हुआ, तो जब नून लीग के लोगों ने उससे सवाल किया, नून लीग के वकील ने उससे सवाल किया कि जी ये जो डॉक्यूमेंट है, ये रिपोर्ट आपने भेजी, उसने कहा जी मैं एफबीआर का नुमाइंदा हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर हूँ एफबीआर में, मैं तो अपने इदारे की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। ये वो कागजात हैं, वो टैक्स रिटर्न्स हैं जो आपके क्लाइंट ने सबमिट किए। तो जज साहब ने उस वकील को झाड़ पिलाई कि तुम फजूल सवाल क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पास ये रिपोर्ट की कॉपी तुम्हारे पास मौजूद है, तुम वक्त क्यों जाया कर रहे हो? तो ये सब दिस चीजें इज पाकिस्तान के अनबिलीवेबल, मीडिया में दिस रिपोर्ट इज नहीं हो रही। अनबिलीवेबल। लेकिन नैब की जो आपने बताया कि नैब हैज बिकम टूथलेस, नैब हैज बिकम अ जोक, ठीक है ना? अब जो भी आदमी, अब देखे ना, कोई भी बंदा जत्था लेके आएगा, वो कहेगा तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम कैसे मुझे बुलाते हो? तो वो नैब कहेगा जी खुदा का वास्ते मेरे हाथ देखें, मैं, मुझे मेरी जान छोड़ें, आप जाएं। तो क्या इंसाफ होगा और ये क्या राना एहतसाब होगा? सनाउल्लाह ने कल
प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं आईजी, कौन धमकियां दी? चीफ सेक्रेटरी और उन तमाम लोगों को मैं ये कहता हूँ कि तुम कल को इंक्वायरियां भुगतते पड़ोगे अगर तुमने कुछ मेरे खिलाफ इस तरह का एक्शन किया। देखिए, हम चूंकि मैं लाहौर में रहता रहा हूँ, मैं शरीफों को शुरू से जानता हूँ, देखा हूँ कि ये कितने बड़े बहादुर हैं। ये तो अगर जरा सा कहीं पटाखा भी चल जाए तो ये इनकी दौड़ जो है ना वो 90 मील फी घंटा की रफ्तार से भागते हैं, जिस पर ये मुशर्रफ दौर में भागे थे। और गौस अली शाह बेचारा बात आज तक इस चीज का गिला करता है कि यार तुम मेरे साथ वाले सेल में थे, तुमने मुझे एक रात पहले भी नहीं बताया और पूछा भी तुम नहीं। चुप चुपीते निकल गए वहां से भाग के। तो शरीफों का जो इन्होंने ये जिस तरीके से ये लोगों के, गरीबों के बच्चे मरवा देते हैं, मॉडल टाउन में इन्होंने दिन दहाड़े लोगों को, गरीब लोगों को, 100 से ज्यादा लोगों को जख्मी किया, प्रेग्नेंट औरतों को इन्होंने गोलियां मारी वहां पे। तो मरियम नवाज जैसी करप्ट औरत के लिए क्या मुश्किल था कि वहां पे 10-4 लोगों को ये खुद ही मार देते। तो तो फिर नैब ने ठीक किया जो कुछ नैब ने? किया ये तो सारा, आप क्या समझते हैं, नैब ने फिर ठीक किया? नहीं नैब ने ये ठीक नहीं किया। नैब का काम था कि वो इस चीज को, जब जब हाई कोर्ट ने कल इनको, नैब को ये कहा कि ये एग्जेक्टिव का काम है, आपके पास फौज है, पुलिस है, स्पेशल तमाम इदारे आपके पास मौजूद, अगर आपने रोकना है आप वो जुलूस को निकलने ही ना दें। गवर्नमेंट के लिए कौन सा मुश्किल काम है, अगर वो राइवेंट के सामने, उनके घर के सामने 4 कंटेनर रख दें तो कहां से जुलूस निकलेगा जी उसका। देखे, पुलिस जो जो जब कोई लेकिन लेकिन आदमी लेकिन लेकिन डॉक्टर साहब, है, आपने खुद अभी थोड़ी देर पहले, आपने खुद थोड़ी देर पहले उसका जवाब दे दिया ना जनाब। कंटेनर कौन रखेगा? जो फूल फेंक रहे हैं वो कंटेनर रखेंगे या वो इनको रोकेंगे? ये तो अब आप देखें ना, सब कुछ सामने नजर आ रहा है, तश तश बाम है। ठीक है, तो अब उसमें क्या क्या बंदा कह सकता है? लेकिन आखिर में अब मुझे जरा ये बताएं कि ये सिंध में कुत्तों का राज कैसे इतना ज्यादा हो गया है? वहां पे तो अजीब से मामला चल रहे हैं, एमपीएस को सस्पेंड किया जा रहा है, हर तरफ देखते हैं कि कुत्ते ही कुत्ते हैं। देखिए वहां पे आज पार्लियामेंट के अंदर, सिंध पार्लियामेंट में आज लीडर ऑफ द अपोजिशन बात कर रहे थे कि जो सिंध में इस वक्त कुत्तों की जो सिचुएशन है और कुत्तों की वैक्सीन जो अवेलेबल नहीं है, तो फिर उन्होंने बड़ा एक अहम फिक्रा कहा। उन्होंने कहा कि सिंध गवर्नमेंट जाने और कुत्ते जाने, हम क्या कर सकते हैं। जाहिर है जिनका गवर्नमेंट है उन्हीं का काम है इसको। और असल बात यह है कि वहां पे कुत्तों के काटने की वजह से बहुत सारे बच्चे जो है वो जान से हाथ धो बैठे हैं, उनकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। और जो सियासतदान है, ये शैला रजा और ये डॉक्टर नफीसा शाह, ये बड़ी समझदार हमारी बड़ी बहनों की तरह है, लेकिन कोई हद होती है, कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है। अगर आपका कोई भाई, बेटा, भतीजा, भांजा इस तरह मर जाए कुत्ते के काटने से, तो आपको कैसा महसूस होगा। आप लोगों को, आप उनको जस्टिफाई करती हैं कि जी हम, जो थर में जो बच्चे मर रहे हैं, यानी ये जो बिली जरदारी है, जो बिलावल जरदारी को ऑक्सफोर्ड में बिली जरदारी कहते हैं, ये बिली जरदारी जो है, इसको शर्म नहीं आती कि यहाँ पे कुत्ते के काटने की वजह से दर्जनों लोग जो है ना अपनी जान से गुआ बैठे हैं। और इनकी 4-4 20-20 अरब की जो है वो गंदुम ये गायब कर देते हैं, चोरी कर लेते हैं, और फिर ये लीडर बनते हैं, सियासतदान बनते हैं। तो आपने सही कहा, यानी हमारा भी कुछ कुत्ते बच के यहाँ आ जाते हैं बर्तानिया में, लंदन में। हमारा भी कुछ कुछ सालों पहले इस तरह के कुत्तों से वास्ता पड़ा, और हमने भी उनसे जो है ना उनको समझाने की कोशिश की कि भाई अगर जब कुत्ता ज्यादा भौंकना लगे तो उसका हल यही होता है कि उसको खत्म कर दिया जाए, मार दिया जाता है उस कुत्ते को। तलफ किया और गया। वो यही उन्होंने, अब वो स्पीकर को जो सिंध असेंबली, उसने कहा कि नहीं, कुत्ते को मारना तो बड़ा गुनाह का काम है। और भाई यहाँ पे गुनाह सवाब की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे लोगों की जिंदगियों की बात हो रही है। जब कुत्ता अपनी हद से या जो है ना वो तजावज कर जाए, तो कुत्तों को भी तो, उनको किसने बताना कि तुम्हारी ये हद है। जब कुत्ता अपनी वो पता नहीं हद से कौन से कुत्तों तजावज की कर बात रहा कर रहे थे, असल में तो मेरा ख्याल है शायद किसी और जानने वाले कुत्तों की बात कर रहे होंगे कि है, उनको देखें जी, मारना। कुत्ते तो कुत्ते ही होते हैं कि चाहे वाकिफ हो या ना वाकिफ हो। लेकिन जो वो वो ताला कासमी ने एक लिखा था कि जब वो कुत्ता किसी ने रखा होता तो कोई चोर उसके घर आता है, तो वो कुत्ता मालिक की तरफ से देखता है कि जब मेरा मालिक ही चोर के साथ मिला हुआ तो मैं इस पे भौंकूं या ना क्या भौंकूं। भोंकू? तो क्या भोंकू? ये वाली सिचुएशन है कि वहां पे कुत्ते भी कंफ्यूज हैं कि उन्होंने किस चोर पे भौंकना और किस चोर पे नहीं भौंकना। लेकिन और वो ये ये भी बड़ी सोचते होंगे शर्मनाक कि बात है। वफादारी जो है वो हम किसके साथ करें। मतलब है कि कुत्ता तो बेसिकली बड़ा लॉयल और बड़ा वफादारी तो उसका एक बेसिक ट्रेट है, लेकिन हमारे इंसानों में जरा थोड़े से इस तरह के ट्रेट्स जो हैं वो कम होते चले जा रहे हैं। मसला तो ये हो रहा वो ये कहते हैं ना कि ये कुत्ती चोरों से मिली हुई है। तो यहाँ सिंध है। में वाकई जो है ना वो कुत्ते चोरों से मिले हुए हैं।
और ये इसमें कोई शक नहीं है। इसमें अल्लाह ताला तमाम खैर लोग इस चीज के जो है ना वो लेकिन जो गरीब लोग हैं वहां पे, जो लोग इसके विक्टिम हैं, उनके लिए कोई ना कोई इसका हल निकालना चाहिए। पूरी दुनिया में कलिंग होती है, जहाँ पे ये एक हाँ, बरतानिया में भी जो है ना एक कैंपेन चलाते हैं कि वो जानवरों को एक खास आबादी उसकी पॉपुलेशन है उससे ज्यादा नहीं बढ़ने देते, नहीं क्योंकि बनने अगर देते, ऐसा हाँ करते हैं तो वो इन्वायरमेंट के लिए भी नुकसानदेह है। तो ये फिर जो हर तरफ कुत्तों के कुत्ते ही हमदर्द कुत्ते हो गए। बैठे हुए हैं असम्बली में, इनको चाहिए कि ये कुत्ते अपने घरों में ले जाएं, हमने कोई इतराज नहीं। हाँ, लेकिन जब वो हमें कोई गरीब एतराज बच्चों को काटते हैं तो वो गरीब बच्चों के माँ बाप को वैक्सीन भी नहीं मिलती उनका इलाज कराने के लिए। तो एक ऐसी अच्छा ये दर्दनाक वैसे सिचुएशन है। ये इनके बच्चों को क्यों नहीं काटते? देखें जी, अब ये कुत्तों की इनके साथ कोई मुफाहमत हो गई हुई है, आई डोंट नो, कोई रिकंसिलिएशन का प्रोसेस चल रहा है, आई हैव नो ये इनके आइडिया बच्चों अबाउट की दिस। खुदा न खास्ता काटेंगे तो फिर इनको पता चलेगा तकलीफ क्या होती है। जेके ये बात जाहिर है, है। अब इनमें से जो दुरानी साहब है, अपना सिराज दुरानी साहब, उन्होंने तो अपने सारी फैमिली को बच्चों समेत, जब उनका नैब में छापा मारा था तो उन्होंने अमेरिका उनको भिजवा दिया था। वो तो मेरे, ये पाकिस्तान जो है ना, ये एक हम्म, जैसे प्रेसिडेंट पुतिन के बकौल ये इन्होंने कब्रिस्तान बनाया हुआ है, जहाँ पे ये सिर्फ मरने के बाद दफन होने के लिए मरने आते का हैं। और मेरी ये हाँ इल्तजा है कि जो इस तरह के चोर जो गए हुए हैं लूट के माल लेके गए, उनको ये भी नहीं इजाजत होनी चाहिए कि तुम यहाँ दफन हाँ होने के लिए आओ। सही कि बात जब है, तुम ये सारी उम्र कब्रिस्तान में। लंदन में रहो, अमेरिका में रहो, जब तुम मर जाओ तो तुम अपने हाँ उनकी लाशें जो है ना वो जहाजों में रख के पाकिस्तान भेज दो दफन होने के लिए। क्या पाकिस्तान एक कब्रिस्तान है जहाँ पे तुम अपने हाँ मुर्दे भेजते हो? जहाँ तुम सो अपनी जिंदगी माल लोगों का लूटा हुआ एंजॉय कर रहे हो, पार्क लेन में और एवन फील्ड में और ये न्यूयॉर्क और फ्रांस के अंदर, तो तुम अपने मुर्दों को भी वहीं दफनाओ। तुम वो क्यों सही भेजते बात। हो पाकिस्तान? अल्लाह ताला खैर करे डॉक्टर शायद, बहुत दिल खराब होता है इस तरह की बातें सुन के। और ख़ास तौर पे जिस तरह की सिचुएशन आजकल हम देख रहे हैं, जिस तरह हमारी खुद मुख्तारी जो है उसके ऊपर क्वेश्चंस उठने शुरू हो गए हैं। मैं तो जितने भी मुहिब वतन लोग हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि खुदा के लिए अपने गार्ड्स जो हैं उनको लोअर ना करें। ये देखते रहें, ट्रस्ट बट वेरीफाई, देखते रहें कि क्या हो रहा है आपके मुल्क के साथ, किस किस जगह पे कितने कितने बड़े एजेंट्स बैठे हुए हैं, क्या क्या वो कर रहे हैं। यू मस्ट कीप योर आइज ओपन। और हम इंशाल्लाह हम भी देखते रहेंगे, आप भी देखते रहिएगा, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, ये इन गद्दारों का मुल्क नहीं है जो पाकिस्तान को बेचने के लिए आए हुए हैं वहाँ पे। ये हमारा मुल्क है, हमें इसकी हिफाजत करनी है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतुमाए खेशरा तो दानी हिसाब कम बेशरा मुझे सना को डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब के साथ इजाज़त दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।